प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है कि मैं रसायन विज्ञान का अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूँ स्टूडेंट, जो है कक्षा 12 के लिए। और मैंने जो स्टूडेंट सेट नंबर दूसरे तक फाइनल करा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर तीसरा 2023 347 सीसी कोड नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आज से ही शुरुआत कर दे रहे हैं। ऐसे जल्दी हम फाइनल भी कर देंगे। आप टेंशन बिल्कुल ही नहीं लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास पहले का हम खास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि का नंबर वाला हमारा क्वेश्चन हट चुका है। सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन था, ठीक है। सॉलिड स्टेट जो हमारा ठोस अवस्था वाला जो चैप्टर था वो हट चुका है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं खा से। तो चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, एक का हमारा खा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक का खा कह रहा है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है, कितनी है यह पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट कि हमारे पास जो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, तो एक सूत्र होता है मोलों मोलों की मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। क्या होता है सूत्र स्टूडेंट? भार बटे अणु भार। ये हमारे पास इतना सूत्र होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ से जो हमारे पास भार दिया हुआ है 180 ग्राम। भार कितना है? 180। तो आप रखिएगा 180 बट्टे अणु भार कितना है? 180 ग्राम जल में। तो जल का भार कितना? इतना है। जल का अणु भार कितना होता है? तो आपको पता है कि सूत्र कितना होता है? H2O। सूत्र कितना होता है? H2O। तो यहाँ से हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 परमाणु क्रमांक 8 दूनी 16 हो जाएगा इसका परमाणु भार। तो कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ देंगे आप 18 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसका अणु भार कितना जल का, तो आप यहाँ रख देंगे 18। 18 से 18 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा कितना हमारा? 10 बचेगा। यही 10 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। मोलों की संख्या कितना? 10 ग्राम, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय स्टूडेंट, एक का हमारा ग कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया है। पहली है हमारे पास दिया हुआ एग्जाम्पल, दूसरे का दिया है, तीसरा है हमारे पास, और चौथा है, ठीक है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे पास 2FeCl3 प्लस SnCl2 एरो 2FeCl2 प्लस SnCl4, ये जो हमारे पास पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका? तृतीय कोटि का। और H2 प्लस Cl2 एरो हमारे पास 2HCl, यह जो अभिक्रिया स्टूडेंट ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। जो भी स्टूडेंट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो, तो आप समझ जाइएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यह हमारे पास द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल स्टूडेंट किसकी? ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यह तृतीय कोटि या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये शून्य, यह तृतीय, ठीक है। तीनों को तीनों एग्जाम्पल आपके सामने है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, एक का हमारा घ कह रहा है फार्मेलिन जलीय विलयन है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, 40% जलीय विलयन फार्मेलिन, यानी कि मतलब मैं बता दूं आपको कि हमारे पास कह रहा है फार्मेलिन जलीय विलयन है। किसका? फ्लूओरेसीन का, कि फॉर्मेल्डिहाइड का, तीसरा फार्मिक अम्ल का, और चौथा एसिटिक अम्ल का। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन है पहला फ्लूओरेसीन, ये हमारा बिल्कुल गलत है। और फार्मिक अम्ल भी गलत है, और एसिटिक अम्ल भी गलत है। और जो हमारे पास ऑप्शन दूसरा है यह बिल्कुल सही है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्योंकि 40% है फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन ही हमारा क्या कहलाता है? फार्मेलिन कहलाता है। आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि फार्मेलिन क्या है, तो आप बताइएगा। फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन ही क्या कहलाता है? फार्मेलिन कहलाता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद एक का अंगा कह रहा है कि एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। कौन सा है? कि एमाइड से जो एमीन बनाता हो वह अभिकर्मक कौन है? ये हमारे पास पहला ऑप्शन है HCl बटे ZnCl2, और दूसरा है K2Cr2O7 बटे H2SO4,
तीसरा NaOH बटे CaOH का होल ट्वाइज, चौथा Br2 बटे KOH। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे पास चौथा ऑप्शन है यही सही है, क्योंकि एमाइड से जो हम एमाइड से अगर एमीन बनाते हैं स्टूडेंट, तो हमारा अभिकर्मक कौन सा यूज होता है? Br2 बटे KOH। अगर स्टूडेंट एक तरफ हम एमाइड ले ले और हमारे पास अभिकर्मक ले ले Br2 बटे KOH, तो हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? आप ध्यान रखिएगा, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया में ही यह अभिकर्मक हमारे यूज होते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक कच्चा कह रहा है, ग्लूकोस या एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? नंबर 1 Ag2O, दूसरा Ag, तीसरा AgCl, चौथा है AgNH3 का होल और Cl। ठीक है, ये हमारे पास चारों को चारों ऑप्शन है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें जो राइट आंसर है हमारा दूसरा, क्या बनाया करता है? रजत दर्पण, यानी वो Ag। ठीक है, काला अवक्षेप बन गया ये, तो ये क्या बनता है स्टूडेंट? Ag बनता है, सिल्वर। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास एल्डिहाइड हो या ग्लूकोस हो, अगर हम ग्लूकोज की अगर क्रिया हम किसके साथ? टालेन अभिकर्मक के साथ कराते हैं, तो हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनता है, प्लस में हमारा निकला करता है Ag। ठीक है, या हम एल्डिहाइड की क्रिया, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया अगर हम स्टूडेंट Ag2O के साथ कराते हैं, टालेन अभिकर्मक है ये, अगर इसके साथ हम कराएंगे तब हमारा एस्टिक अम्ल बना करता है और Ag निकला करता है। तो वो कह रहा है अभिकर्मक से क्रिया करके बनता है, तो क्या बनता है? यही थोड़ा ना बनेगा, क्योंकि यही क्रिया करता है, ग्लूकोज के साथ और एल्डिहाइड के साथ। ये टालेन अभिकर्मक, तो ये खुद का खुद हमारा टालेन अभिकर्मक यहाँ रखा है, तो यही थोड़ा ना निकलेगा। क्या निकलता है? Ag निकलता है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, दूसरे का हमारा खा कह रहा है, भारानुसार 30% गिल्सराल C3H8O3 के जलीय विलयन में गिल्सराल के मोल अंश की गणना कीजिए। मैं बता दूं प्रिय स्टूडेंट, मोल अंश कहे या मोल प्रभाज, बात देखिए। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो हमें किसका मोल प्रभाज निकालना है, किसका हमें मोल अंश निकालना है? गिल्सराल। गिल्सराल क्या है? हमारा विलेय है, विलायक कौन है? जल है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास गिल्सराल का भार कितना है? 30 है। कितना है? आपको परसेंट नहीं लेना, ठीक है, आपको परसेंट नहीं लेना है। कितना है भार? कितना है? 30 है। ठीक है, तो 100% में स्टूडेंट, 100 में हमारा 30 तो ये हो गया विलेय, तो हमारा बचा कितना? 70 बचा, क्या बचा? हमारा विलायक। तो अगर हमारे पास टोटल 100% में 30 हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास विलेय हो गया, तो 70 बचा हमारे पास क्या? विलायक। तो ये विलेय का भार है 30, ये हमारे पास विलायक का भार है। विलायक कौन? जल। ठीक है, तो 100 में 30 हमारे पास हो गया गिल्सराल और 70 हमारे पास क्या हो गया? जल हो गया। ठीक है, ये विलेय का मोल, ये विलेय का भार है, ये विलायक का भार है। अब हम जानते हैं विलेय का अणु भार कितना निकलेगा, इसका हम निकाल दे रहे हैं स्टूडेंट। मैं बता दूं, इसका कार्बन का होता है 12, तो 12 तो 36 हो जाएगा, और 36 8 आप जोड़ लीजिएगा। फिर इसके बाद इसका होता है 16, 16 48, टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? अणु भार 92 निकल के आएगा। और जल का अणु भार कितना होता है? 18 होता है। बस आपको क्या करना है? सीधा आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हमें निकालना है मोल प्रभाज, तो सबसे पहले हमें मोलों की संख्या पता करनी होगी। ठीक है, तभी मोल प्रभाज निकलता है, अन्यथा मोल प्रभाज नहीं निकलता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये विलेय के मोलों की संख्या, ये किसके? ये विलेय के मोलों की संख्या स्टूडेंट एन से, छोटा वाला एन से, यानी कैपिटल स्मॉल एन से दर्शाते हैं। तो ये हमारे पास क्या स्टूडेंट? स्मॉल w बटे स्मॉल m। ठीक है, तो इसका मान कितना है? 30 है, इसका मान कितना है? 92 है। जब हम भाग लगाएंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.32 आ जाएगी। इसी प्रकार हमें यह कैपिटल वाला n का मान निकालना है। विलायक के मोलों की संख्या, ये विलेय के है और ये विलायक के मोलों संख्या है। क्या होता है? विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। ठीक है, तो ये भार कितना है? 70 है, अणु भार कितना है? 18। तो भाग लगाएंगे इसका, तो कितना आ जाएगा? n का मान कैपिटल वाले का 3.88। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम निकालेंगे मोल प्रभाव। तो देखिए गिल्सराल का
मोल अंश बराबर क्या होता है स्टूडेंट, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट, ये विलेय के मोलों की संख्या छोटा वाला n और ये बड़ा वाला जो n है ये विलायक के मोलों की संख्या है। अभी हमने स्टूडेंट छोट वाले n का मान कितना निकाला 0.32 और छोट वाले n का मान भी 0.32, बड़े वाले n का मान कितना 3.88। ठीक है, इससे आप ऐड कर देंगे, जब जोड़ देंगे और जोड़ करके इसमें भाग लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.076। ठीक है स्टूडेंट, ये गिल्स-दाल का मोल अंश या मोल प्रभाज आ गया कितना 0.076। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है स्टूडेंट। बहुत ही अच्छी तरह से लगाइएगा और इस सवाल को अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है कि दूसरे गा कह रहा है कि डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारे पास अभिक्रिया भी दी है Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस और एरो हमारे पास है Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, ये हमारे पास सेल अभिक्रिया है एक। तो हमें सबसे पहले दिया क्या है स्टूडेंट, दिया है हमारे पास 1.1 वोल्ट, यानी कि मतलब E0 का मान स्टूडेंट, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान कितना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान है 1.1 वोल्ट है। ठीक है, और स्टूडेंट मैं बता दूं यहाँ पर हमारा F का मान जो फैराडे नियतांक है, F का मान कितना होता है 96,500। आप याद रखिएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा आपको याद ही रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारा सूत्र होता है डेल्टा G0 बराबर होता है -NF E0। ये हमारे पास इतना सूत्र होता है। n की वैल्यू हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ से Zn जो है Zn2 प्लस में गया है और हमारे पास Cu2 प्लस है, Cu में गया है 0 से 0। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 ही तो है, क्योंकि Zn जो है Zn2 प्लस में गया है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया इसने और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन का खेल हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर क्या है, ये चेंज हुआ है ना, यानी कि मतलब इनमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन गेम हुआ है, तो हमारे पास n की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और यहाँ पर आपको सूत्र में रख देना है, तो डेल्टा G0 बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, गुणे इसकी वैल्यू कितनी 96,500 और गुणे इसकी वैल्यू कितनी है 1.1। ठीक है, जब आप इसका गुणा कराएंगे, गुणा कराने के बाद डेल्टा G0 का मान आ जाएगा, मानक गिब्स ऊर्जा का जो मान आ जाएगा स्टूडेंट -212300 जूल। ठीक है, आप मात्रक जरूर लिख दीजिएगा जूल में। हमारे पास ये आंसर आ चुका है स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ के लगाना है। ये वैल्यू आपको जरूर ही याद रखना है और n का मान तो हमें तुरंत पता ही चल जाता है। ठीक है, कि जितना इलेक्ट्रॉनों का गेम हुआ है वही हमारी क्या है n की वैल्यू है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का काम हुआ है, यहाँ पर n की वैल्यू भी 2 ही हो जाएगी। n क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 3 का हमारा ग कह रहा है उप संयोजन संख्या को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो मैं बता दूं प्रिय स्टूडेंट, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए उप संयोजन संख्या या यह लिख कर ना आए समन्वय संख्या आ जाए लिख करके, तो तब भी आपको यही ही करना है, क्योंकि उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी इसी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लिख भी सकते हैं उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। तो चलते हैं देखते हैं यह क्या है। उत्तर डालना है, आपको लिखना है प्रिय स्टूडेंट, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगैंडों की अधिकतम संख्या को क्या कहते हैं, उप संयोजन संख्या। अब यहाँ पर हम उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा ही हमें बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उदाहरण में हमने एक लिया है, यहाँ पर ये हमारे पास है K4FeCN का होल ऑफ 6। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये है क्या, तो मैं बता दूं प्रिय स्टूडेंट, जो हमारे पास Fe है यह सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु
परमाणु है। क्या है हमारे पास Fe, केंद्रीय धातु परमाणु है। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट धनायन होते हैं इस साइड में, और इस साइड में जो होते हैं बाहर ये हमारे ऋणायन होते हैं। कोष्टक बंद जब कर दिया जाता है तो इस साइड में जो भी हो ये हमारे होते हैं धनायन, और इस साइड में जो भी लिखे हो वो हमारे क्या होते हैं ऋणायन। ठीक है, अंदर जो हमारे होते हैं वो लिगैंड होते हैं, और एक हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या स्टूडेंट जो CN है ये हमारे पास होते हैं लिगैंड। ये क्या है, लिगैंड है। ये हमारे पास जो नंबर लिखा है यही है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे कहते हैं समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या। इसी नंबर को कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे पास ये क्या है, समन्वय संख्या है। CN नंबर जिसे कहते हैं Fe की CN नंबर कितनी आ जाएगी, 6। जो हमारे पास लिखा है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, तो ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगैंडों की, से जुड़े जो हमारे पास लिगैंड हैं, लिगैंडों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या कितनी है लिगैंड की, CN की 6 है। CN की अधिकतम संख्या कितनी है, 6। अधिकतम संख्या को क्या कहते हैं, उप संयोजन संख्या। आपको इससे मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, लिगैंडों की अधिकतम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर Fe की अगर CN नंबर दिखा जाए, CN नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर उप संयोजन संख्या, तो कितनी है, यहाँ पर एक दंती लिगैंड है, साइनाइड कितना है, एक दंती लिगैंड होता है, तो इसका चार्ज होता है -1। तो हमारे पास समन्वय संख्या कितनी आएगी, 6 ही आएगी। ये हमारे पास जो लिखा है नंबर क्या है, समन्वय संख्या है प्रिय स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे का, हमारे पास घा कह रहा है ग्लूकोज का नंबर 1 है हाइड्रॉक्सिल एमीन, तथा दूसरा है प्रिय स्टूडेंट ब्रोमीन जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा प्रिय स्टूडेंट। पहले का हमारा उत्तर है ये हमारे पास ग्लूकोज का सूत्र है, क्या है, CHO कोष्टक में CHOH का होल 4 और नीचे है CH2OH। किसके साथ कराना है, हाइड्रॉक्सिल एमीन। तो हाइड्रॉक्सिल ये क्या है, NH2 एमीन। तो सूत्र किसका है, यही है हाइड्रॉक्सिल एमीन का सूत्र। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका क्रिया कराएंगे। यह यहाँ पर अटैक किया करता है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पर, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और इसके साथ OH के साथ निकल करके क्या बना देंगे, लेकर के पानी OH का साथ पाकर क्या बना देंगे, पानी बना देंगे, और NOH इसी के साथ कार्बन से जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं जो इस कार्बन से NOH, क्योंकि NOH ही तो बचेंगे, 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं इसके साथ। ठीक है, तो NOH बचेंगे, NOH यहाँ जुड़ चुके हैं, और ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, आप इस हाइड्रोजन को यहाँ पर भी कर सकते हैं, CH है जैसे यहाँ है ना, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है। आपको ऐसा भी करना है कि जैसे यहाँ पर CH लिखा है तो यहाँ पर भी आप CH कर सकते हैं, और डबल बॉन्ड NOH करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 4, तो यहाँ 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाए हैं ना, तो इस हाइड्रोजन को आप यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्लूकोस ऑक्सिम। क्या है, ग्लूकोस ऑक्सिम। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, और दूसरा हमारे पास है ग्लूकोस और क्या, ब्रोमीन जल से। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन Br2 प्लस जल से प्लस H2O। तो इसमें ध्यान रखिएगा ग्लूकोज का क्या हुआ करता है, ऑक्सीकरण हुआ करता है, अगर ये दोनों हमारे पास अभिकर्मक उपस्थित हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब इसका ऑक्सीकरण होगा स्टूडेंट तो ये एल्डिहाइड किस में हो जाएगा, COOH में, ये नहीं एसिड में बदल जाएगा। तो ठीक है, अब तो ये हमारा नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। तो ये आप यही समीकरण दे दीजिएगा बड़े प्यार से, आपको अच्छे तरह से नंबर मिलेंगे। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, तो क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है ग्लूकोज का, क्या बना है, ग्लूकोनिक अम्ल। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट 4 का हमारे ग कह रहा है, 4 का ग, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों की पहचान कीजिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, जो हमारे पास प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन है इसकी पहचान करना है, तो हम लेंगे पहचान करने के लिए हिंसबर्ग परीक्षण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है। ठीक है, तो ये हिंसबर्ग परीक्षण या टेस्ट के द्वारा हम यहाँ पर इनकी पहचान करेंगे तीनों की। तो सबसे पहले हम जानेंगे, तो देखिए अज्ञात एमीन को KOH के आधिक्य में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्या किया जाता है, हिलाया जाता है। जो हमारे पास अज्ञात एमीन होती है, किसके अधिक में,
KOH के आधिक्य में किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्या किया जाता है, हिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा एमीनो को, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो देखिए C6H5SO2Cl, ये किसका सूत्र है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यही हमारा क्या है, यही जो सूत्र है हिंसबर्ग अभिकर्मक है, ठीक है। यही जो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक यही कहलाता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसकी पहचान करेंगे। तो पहला हमारे पास है प्राथमिक एमीन। तो प्रिय स्टूडेंट, जब हम प्राथमिक एमीन को, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हिंसबर्ग अभिकर्मक, यानी कि मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एन बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है। क्रिया कर क्या बनाता है, एन बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है। कौन, प्राथमिक एमीन क्रिया करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, और ध्यान रखिएगा, यह क्षार में विलेय है, यह क्षार में विलेय होता है। कौन, ये जो हमारे पास बन चुका है जो कंपाउंड एन बेंजीन सल्फोनामाइड, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, ये किसके साथ विलेय होता है, यह क्षार में विलेय होता है, KOH में। ध्यान रखिएगा, यह क्षार में विलेय होता है, ठीक है। ये समीकरण है C6H5SO2Cl प्लस HNH C2H5, इसे कहते हैं एथिलेमीन। ये किसका सूत्र है, C2H5NH2, किसका सूत्र है, एथिलेमीन। इसे कहते हैं 1 डिग्री एमीन, या इसे कहते हैं हम प्राथमिक एमीन, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और इस क्लोरीन को पकड़ क्या बना देगा, HCl बना देगा, और बाकी पूरा पूरा कंपाउंड इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, C6H5SO2, क्योंकि यहाँ से निकल चुका है। तो बाकी ये हमारे NH और C2H5 इसी के साथ जुड़ जाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, N में क्या जुड़ा, एथिल, तो N एथिल, ये क्या, बेंजीन, और ये पूरा क्या हो जाएगा, सल्फोनामाइड। ध्यान रखिएगा, ये बन चुका है। और दूसरी हमारे पास क्या है प्रिय स्टूडेंट, दूसरी हमारे पास द्वितीयक एमीन। जब हम द्वितीयक एमीन को, ये क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं, N, डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है, ठीक है। द्वितीयक एमीन जब इससे क्रिया करता है तो क्या बनाता है, N, डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है। अब यह क्या होता है, यह क्षार में अविलेय होता है, यानी विलेय नहीं होता है क्षार में, ठीक है। कौन, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो C6H5SO2Cl प्लस NHC2H5 ये कितना है, 2 डिग्री एमीन, जिसे हम द्वितीयक एमीन कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से बना देगा क्या, HCl, और पूरा का पूरा जो हमारे पास दिख रहा है इसके साथ जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जुड़ चुका है, इसका नाम क्या हो जाएगा, N में कितना, 2 एथिल हैं, तो N, दोनों ही N में जुड़े हैं, तो N, डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या बन जाएगा, N, डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये पूरा सूत्र बन जाएगा प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। यह विलेय था और यह विलेय नहीं है, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। अब इसके बाद देखना है तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन, ये जो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इससे क्रिया नहीं करता है तृतीयक एमीन, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता है तृतीयक एमीन के पास। तो हम देखते हैं समीकरण की सहायता से, मगर तो देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है प्लस हमारे पास तृतीयक एमीन का सूत्र है N के साथ जुड़े होते हैं 3 हमारे पास एल्किल, जिसका नाम है एथिल, ठीक है। 3 एथिल जुड़े हैं, तो कितना, 3 डिग्री एमीन, जिसे तृतीयक एमीन इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या, यहाँ पर जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या क्लोरीन से क्रिया क्लोरीन जा सकती है किसी के पास, तो किसी के साथ नहीं जाएगी, ठीक है। यानी कि मतलब जो है, जब इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्रिया ही नहीं होगी, तो क्या लिख देंगे आप, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि मतलब यही हमारा क्या समझ गए हम, विभेद समझ गए हैं। जो प्राथमिक एमीन थी, वो जो है स्टूडेंट, उसका जो हमारे पास कंपाउंड बना था, यानी कि N बेंजीन सल्फोनामाइड, वो क्या था, क्षार में विलेय था। लेकिन जो हमारे पास दूसरा कंपाउंड बना है द्वितीयक एमीन वाला
N, डाई एथिल बेंजीन और सल्फोनामाइड, ये क्षार में अविलेय था। ऊपर वाला जो था हमारा प्राथमिक मीन वाला कंपाउंड वो विलेय था, मगर ये अविलेय है और इसमें ये क्रिया ही नहीं कर रही। तो इसमें क्या तीनों के तीनों में हमने विभेद जान लिया है। इसके बाद हम मिलेंगे प्रिय स्टूडेंट, नेक्स्ट वाले पार्ट लेकर आऊँगा। तो चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।